गुड आफ्टरनून। WP लेक्चर नंबर 10। बताइए क्या डाउट्स है। एक्सरसाइज 2 ना, एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन थे शायद, देख लीजिए एक बार। हाँ तो डाउट्स तो होगा ना यार, पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ आज। हाँ आज डाउट्स होगा जितना होगा, नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। 17th होगा। 19th नहीं नहीं, आज तो डाउट्स ही हो, कुछ नया नहीं होगा, डाउट्स होगा आज। 19th 20th 21st। एक बार डाउट्स हो जाएगा तो फिर चैप्टर पढ़ने में होता है यार, नहीं तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा, डाउट आ रहा है तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। तो आज सिर्फ आज डाउट्स होगा, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। और इसका अगर कोई एक्सरसाइज बचेगा, मान लो एक्सरसाइज 3 कर लिया, एक्सरसाइज 4 का कुछ पार्ट कर लिया, एक्सरसाइज 4 का कुछ पार्ट बचेगा, तो फिर डेली जो है ना एक दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लेंगे, 5-5 क्वेश्चन डेली, लास्ट में 15 मिनट्स में कोई क्वेश्चन होगा उसी को सॉल्व करेंगे, बट हो जाएगा। ठीक है। 17th वो एक बार लास्ट लास्ट में देख लेता हूँ मैं, ठीक है। 10th जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टिकल इज एक्टेड बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 6i कैप माइनस 6j कैप न्यूटन, है ना, ये दिया हुआ है। नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल मूव्स फ्रॉम जीरो, कहां से कहां मूव किया है, 0 टू -3 4 मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना, -3i कैप प्लस 4j कैप। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू F डॉट एस, F डॉट एस। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6i कैप माइनस 6j कैप डॉट -3i कैप प्लस 4j कैप। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18 हो जाएगा, और ये इससे होगा तो -24। तो ये कितना आ जाएगा, -42 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज -42 जूल, पहला तो ये आंसर आएगा। एट 0 0 द स्पीड ऑफ पार्टिकल मस्ट बी 0, एट 0 0 स्पीड ऑफ पार्टिकल मस्ट बी नॉन जीरो। 0 0 पे पार्टिकल की स्पीड 0 होगी, ऐसा हो सकता है क्या। पार्टिकल स्पीड 0 है, नहीं 0 नहीं होगी, देखो यहाँ पे, हाँ 0 नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ पे है और ये आपका 0 0 है, इस पे फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, यस, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में 6 है, एफ एक्स 6 है, और एफ वाई नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है एफ वाई, ये भी 6 है। तो अब देखो, बट इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, तो -3 4 हुआ, पार्टिकल यहाँ पे आया है, पार्टिकल यहां से यहां आया है, -3 और 4 पे आया है, तो फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इसका जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा।
तो नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में है, बट पार्टिकल डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तभी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है। आ रही बात समझ में? मतलब इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में, अगर रेस्ट में होता तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता अगर ये रेस्ट में होता तो, है ना। बट पार्टिकल यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, फोर्स लगा रहे तो रिटार्ड कर रहा होगा, फोर्स लगा रहे तो रिटार्ड कर रहा होगा। इसका मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो है। वो क्या है? नॉन जीरो। तो आंसर जो आएगा इसका, ये आंसर ये बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते कितना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है? ये तो आना चाहिए ना। यू आर, लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन बताया था ऐसा कुछ, a upon r square minus b upon r, where r is the distance from the center of the force, a and b are positive constant दिया। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस डी यू बाई डी आर। तो पहले डी यू बाई डी आर फाइंड कर लीजिए, a डी आर एस टू माइनस आर माइनस बी डी आर एस टू माइनस वन बाई डी आर। तो ये वाली कितनी है? a माइनस टू आर रेस टू माइनस थ्री माइनस बी माइनस वन आर रेस टू माइनस टू। तो ये माइनस टू अपॉन आर क्यूब प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी यू बाई डी आर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब ये जीरो होगा तो ये जीरो इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू टू ए बाई आर क्यूब माइनस हो जाएगा ये, या ऐसे माइनस लिख दीजिए प्लस बी बाई आर स्क्वायर। तो एक को इस साइड लाइए, तो जीरो इक्वल्स टू माइनस टू ए अपॉन आर क्यूब, सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये अगर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो आर तो जीरो होगा नहीं, तो आर को कैंसिल कर देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू ए बाई बी इक्वल्स टू आर। The work done to move the particle from equilibrium distance to infinity. तो देखो at r equals to 2a by b you can find the value of u, u की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो u1 मान लेते हैं इसको। तो a अपॉन r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2a by b का स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a by b। तो यहाँ से u इनिशियल आ जाएगा u1 एट r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी u2 कितना हो जाएगा? तो a अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस b अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन कितना आएगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव, ऐसा तो नहीं बोला कि एक्सटर्नल एजेंट है या कौन वर्क करेगा, ये भी नहीं बोला है। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इंफिनिटी, है ना। तो अगर एक्सटर्नल कुछ उसने स्पेसिफाई किया नहीं है ना, तो अगर एक्सटर्नल पहले ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए बाय फोर बी स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए। तो ये ए से ए जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई फोर ए माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। तो अगर यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा होगा वो, वही फाइंड कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो u1 माइनस u2 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये जीरो है, माइनस माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई फोर ए, सो आंसर वुड बी बी स्क्वायर बाई फोर ए। तो इसका आंसर ए आएगा, बी होगा, वही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं अपन। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बताया गया है पहले, 21st 20th क्या गिवन है? इन द फिगर शोन अपर ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू 2 kg है, और ये आपका 1 kg है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड है। ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस।
रफ है. In the figure shown, the upper block is given a velocity of 6 meter per second and lower block 3 meter per second. When relative motion between them is stopped, relative motion नहीं होगा, मतलब velocity of this block equals to velocity of this block, है ना. इसकी velocity और इसकी velocity सेम हो जाएगी. ऐसा क्वेश्चन एक बार किया था, ये रेस्ट में था, इसको मूव कराया था. आपके क्लास नोट में होगा, देखिए क्लास नोट्स में एक बार देखिए, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया आई थिंक इस टाइप का. तो वहां पे ये रेस्ट में था. अब देखो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में होगी. वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, इसको ए अज्यूम कर लीजिए और ये बी है. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी 6 - 3 3 होगा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ए जो है, ये ब्लॉक ए है, ये 1 kg है, इसके रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और 3 मीटर पर सेकेंड होगा इसके रेस्पेक्ट में. इसका मतलब क्या, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में. सिर्फ फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए वो अपन देख रहे थे कि इसके रेस्पेक्ट में ये किस डायरेक्शन मोशन कर रहा है. तो ये ब्लॉक अगर फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा. और इस फ्रिक्शन की वैल्यू यहीं से आएगी, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन. तो म्यू इंटू एन की वैल्यू एम जी, तो म्यू इंटू 1 इंटू 10, तो 10 म्यू हो जाएगा. क्वेश्चन में म्यू गिवन है नहीं, रफ सरफेस सिर्फ गिवन है. देख लेते क्या आता है. टाइम पूछा है क्या उसने, नहीं पूछा है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव पूछा है सिर्फ. फ्रिक्शन ऑन द अपर ब्लॉक, ओके फ्रिक्शन पूछा है, अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या होगा देख लेते हैं क्या होएगा. ये 3 मीटर पर सेकेंड है. अब ये बताओ कि जब ये फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो है, मतलब ये रिलेटिव मोशन हो, इसके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसके इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है. तो जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा. देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन दीस ब्लॉक टू, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. तो ये अगर इसके बीच कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब नेट फ्रिक्शन जो पहले रहा होगा, इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी काइनेटिक है और इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो भी काइनेटिक है. तो आपको क्या बताया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेट वर्क डन जो काइनेटिक फ्रिक्शन का होता है वो क्या होता है, नेगेटिव. तो अगर इस पे भी आप देखोगे तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो इस पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा इस ब्लॉक पे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो नेगेटिव हो जाएगा. और ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वर्क डन पॉजिटिव है. बट इस वर्क डन की का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा, तो नेट नेगेटिव आ जाएगा. तो क्वेश्चन में यही पूछा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक इज नेगेटिव. तो सही है, इस पे फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा. क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बोथ ब्लॉक इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नहीं होगा. दोनों ब्लॉक पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, नेट फ्रिक्शन. ये कैसा फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक है. तो नोट करके कुछ पॉइंट लिखाया है, जब काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन क्या होता है, तो नेट वर्क डन ऑन ए सिस्टम, नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नेगेटिव. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक इज पॉजिटिव, वो तो रॉन्ग हो जाएगा. वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक इज -10 जूल. -10 जूल के लिए फाइन करना पड़ेगा एक बार. -10 जूल, -10 जूल फाइंड कर पाएंगे क्या, -10 जूल? -10 जूल फाइंड कर पाएंगे? तो फर्स्ट वाला आंसर तो होगा, ए वाला आंसर तो होगा. बी वाला एक बार चेक करना पड़ेगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. एक बार चेक कर लेते, देख. तो मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन इसका 10 म्यू है, तो इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा, रिटार्ड कर रहा होगा. ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 म्यू बाय एफ बाय एम. तो ये आ जाएगा 10 म्यू बाय 1, 10 म्यू हो जाएगा. और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, ए बी. इस पे फ्रिक्शन ये भी 10 म्यू होगा, तो 10 म्यू बाय 2, 10 म्यू बाय 2, तो 5 म्यू हो जाएगा, 5 म्यू हो जाएगा. बट इससे आएगा क्या आंसर, इससे आंसर आ पाएगा, क्योंकि आपको
दोनों की वेलोसिटी हो गई है सेम, तो फाइंड कर सकते हैं क्या इसको, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट है उससे तो फाइंड कर लूंगा मैं, बट तुम लोग को बताया नहीं है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। उसके अलावा ये फाइंड हो सकता है क्योंकि म्यू आ रहा है, म्यू आ रहा है तो किसी भी टाइम पे फाइंड करोगे तो इसकी वेलोसिटी जो है म्यू के टर्म्स में आएगी और टाइम भी आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक ही इक्वेशन बनेगा, नहीं होगा उससे। तो एक ऐसे समझ लो, बता देता हूँ एक चीज क्या है कि देखो नेट फोर्स सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, इस पे फोर्स एफ लग रहा है और इस पे फोर्स एफ लग रहा है, तो इस पे जितना फोर्स पॉजिटिव होगा उतना इस पे नेगेटिव हो जाएगा। तो एक चीज बस यहाँ से बस इसी इसमें कॉन्सेप्ट मतलब इस क्वेश्चन में ही वो कॉन्सेप्ट आएगा अभी। तो फोर्स आपको बताया था कि डीपी बाई डी टी होता है, ये तो आपको पता है, एफ एक्सटर्नल इज डीपी बाई डी टी। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, एफ एक्सटर्नल इज 0, इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो डीपी बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, ये किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो p क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। p कांस्टेंट है मतलब p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, यही यूज करेंगे तभी आएगा वरना नहीं आ पाएगा। तो p इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p फाइनल। तो अभी देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम हमेशा इसका कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है 1 kg, ये 6 से जा रहा है मीटर पर सेकेंड से, और ये जो ब्लॉक है 2 kg, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कुछ टाइम के बाद अगर रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक वुड बी सेम, दोनों की वेलोसिटी v होगी, तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल लगा देंगे, वरना फोर्स के इक्वेशन से वेलोसिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है, 1 इंटू 6 प्लस ये कितना जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो 1 kg और 2 kg हो गया, तो 1 प्लस 2 इंटू वी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 3v, तो v की वैल्यू हो जाएगी तो 12/3, तो 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताया है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, नेट वर्क डन, पूरे सिस्टम पे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, तो एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो फाइनल कितना है, तो हाफ 1 प्लस 2 इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल कितना है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 6 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, तो ये आ जाएगा 3/2, वी की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 36/2, प्लस 2 से 2 जाए 2 रहने दो, तो 2 इंटू 9/2, तो 3 इंटू 16, 16 इंटू 3 48/2, माइनस इसको ऐसे ही रखिए, ये हो जाएगा 236 प्लस 18 54 हो जाएगा। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो इतना आ जाएगा यार, ये नेट वर्क डन है, क्वेश्चन में क्या बोला था वो नेट वर्क डन ही है ना, तो -6/2, तो -3 जूल, -3 जूल। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक, ओके, ये नेट वर्क डन है, तो नेट वर्क डन तो वैसे भी देख रहे हो नेगेटिव है, नेट वर्क डन क्या आ गया, नेगेटिव। अब अपर ब्लॉक पे अगर फाइंड करना है, तो अपर ब्लॉक को सिर्फ कंसिडर कर लीजिए, तो अपर ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, मास 1 kg है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा था। अभी इसका जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपर ब्लॉक पे कितना हो जाएगा, तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर ब्लॉक, तो यहाँ से के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो अपर ब्लॉक पे ये कितना, हाफ इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36/2, तो -20/2, तो -10 जूल, -10 जूल, है ना। तो अपर ब्लॉक पे -10 जूल आएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपर ब्लॉक का वर्क डन नेगेटिव है, तो आंसर ए होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक इज पॉजिटिव, वो तो रॉन्ग हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक इज -10, तो आंसर सी भी आएगा। नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, नहीं, नेट वर्क डन नेगेटिव है, तो आंसर ए एंड सी हो जाएगा। बस ये कि थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मोशन होता तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, रिलेटिव मोशन होगा तो ये पी, ये जो पी है, पी मतलब पोटेंशियल नहीं है, मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अरे
एफ एक्सटर्नल क्या होता था, डीपी बाई डी क्या होता था, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, मतलब लीनियर मोमेंटम जो है रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती। यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती, तब ऐसा नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 इंटू फिर से v1 प्लस 2 इंटू v2, वैसा लिखते हैं। दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती है ना। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ बोथ ब्लॉक वुड बी सेम, तभी तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वरना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर म्यू की वैल्यू गिवन होती है ना, अगर म्यू की वैल्यू गिवन होती, तब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि ये आता है सेंटर ऑफ मास में आता है ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, सेंटर ऑफ मास में, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे इन सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a particle moving in a straight line is as shown in figure. Select the correct alternatives. Currently work done by all forces in region OA and OBC is positive. Work done by all forces in the region AB is positive, is 0. Work done by all forces in region BC is negative. देख लेते एक बार, ये S है और ये T है, इसका ग्राफ ऐसा है। नहीं आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, आज तो पॉसिबल नहीं, आज डाउट सी लूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, ऐसा है, और फिर यहां से ये ऐसा है, ओ ए बी सी। अब देखिए यहां से ये वाली जो वैल्यू है ओ ए और ये बी सी, ये वाला जो कर्व है, तो इस वाला ये जो एक्सेलरेटिंग होता था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व होता था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का कर्व है ये, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व होता था एसटी ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो इसका इंक्रीज हो रहा है, बट फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो यहां से देखिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब फोर्स, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ हुआ, ये ऐसा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन, ऐसा कौन। तो यहाँ पे वर्क डन इस केस में, ओए वाले केस में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ओबी वाला केस क्या है, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, v कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो इस केस में एबी वाले केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने का मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा, बट इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, मतलब नेट फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में रहा होगा, और ये यहाँ पे गया है, तो मतलब फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बीसी का जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही देख लेते हैं, increasing velocity, this one is constant velocity, and here particle is retarding. नेक्स्ट बोलिए, एक्सरसाइज 2 हो गया आपका, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, लेक्चर क्लास नोट्स देखिए एक बार, आ जाएगा, बट फिर भी मैं सॉल्व कर ही दूंगा, बट एक बार क्लास नोट्स आप जरूर रिवाइज कीजिए। फोर्थ डिट्टो क्वेश्चन इस टाइप का है, 13th मैच टाइप 4, 13th 14th 15th, 13th 14th 15th, कॉम्प्रिहेंशन 3। हाँ वही 13 14 15 15th है, वही है। 13 14 15 थी ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था शायद, 13 14 15। देखते एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, क्लिक होता है। ब्लॉक ऑफ मास m is stationary with respect to a rough wedge as shown in figure starting from rest in time t। ये ऐसा है,
कॉम्प्रिहेंशन 2 भी चाहिए, कॉम 2, ठीक है। देख लेते एक बार क्या है। ये ऐसा है, ब्लॉक, ये स्टेशनरी है, ब्लॉक M is stationary with respect to rough wedge as shown in figure starting from rest in time t, मास दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री, इसका मास गिवन है m equals to 1 kg, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t equals to 4 सेकंड में बताना है क्या होगा वो। तो t equals to 4 सेकंड में इस पूरे वेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ इंटू 2 इंटू, अब ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड मतलब नेट एक्सेलरेशन है, ऐसा नहीं कि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 लग रहा है, ये 2 से जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्ड करेगा, वैसा नहीं, नेट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ओवरकम करके ये जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो s वुड बी हाफ at स्क्वायर, सो इट वुड बी हाफ इनटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 16 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 16 मीटर। अब वर्क डन फाइंड करना है, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन बाय ऑल फोर्सेस। तो यहाँ से अगर ये यहाँ पे है तो सबसे पहले आप FBD इसका ड्रॉ कर लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस डायरेक्शन में mg आएगा, mg, m की वैल्यू 1, ये 10 है तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 10 sin 30 मतलब 5√3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 cos 30, ये 5√3 हो जाएगा। तो ये तो पहले आ गया, ये जो mg लग रहा है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, स्यूडो फोर्स, वो क्या हो जाएगा m इंटू ए, तो 1 इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड आएगा, ये तो 5 है, इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो 2 sin 30, तो ये 1 हो जाएगा, और एक कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा इसका 2 cos 30, तो ये √3 हो जाएगा। अब इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अब देखो ये रेस्ट में है मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो 5 + 1, तो F की वैल्यू 6 न्यूटन हो गई। एंड नॉर्मल रिएक्शन अगर चेक करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दिस प्लस दिस हो जाएगी, दिस प्लस दिस, तो 5√3। अरे ये एक्सेलरेट कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम इस डायरेक्शन में, तो ये किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, अरे ये किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, ये वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना यार। तुम यहां से देख रहे हो तो तुमको लगेगा कि रेस्ट में है, मतलब तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो तुम इस पे सूडो फोर्स लगाओगे, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी, 5√3 + √3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6√3, 6√3 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट इतना है। अब जब फाइंड करेंगे अपन वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो एक बार अपन ने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, एक बार अब देख लेते हैं mg किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है, mg इस डायरेक्शन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और ये वैल्यू 10 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना या 16 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -160, -160। अरे सही किया ना, और तो कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि 160 तो दिख नहीं रहा है, नेगेटिव दिख नहीं रहा है, तो टी हो जाएगा ए वाला पार्ट। बी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो ये ऐसा है, ये ऐसा नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट। यस, सिर्फ डाउट्स होगा, जो भी डाउट है वो डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर से सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। डाउट्स इसलिए ले रहा हूँ कि फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, या कुछ डाउट्स होगा क्लियर होगा तो फिर आगे सॉल्व कर पाओगे, वरना फिर ऐसे थियरी फिर मजा नहीं आएगा। ये 30 डिग्री है, जिसने सॉल्व नहीं किया है स्टार्ट करो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक बार स्टार्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास चैप्टर चला गया, रोटेशन चला गया, तो फिर पढ़ने का मूड नहीं करता है, फिर पूरा मैकेनिक्स जाएगा, इसीलिए अभी भी स्टार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा, तो NS cos 30, तो n की वैल्यू कितनी है 6√3, s कितना है 16, cos 30 कितना होगा √3/2,
2 से 3 टाइम्स में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 16, तो 16 इंटू 9 इज 144 जूल, इतना आ जाएगा इसका सी पार्ट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो अभी फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये इसका नॉर्मल था, ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, तो एफ एस कॉस 60 पॉजिटिव होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी है थी, एफ था आपका फ्रिक्शन कितना था 6, ये 16, ये 1/2, 3 टाइम्स में जाएगा तो इसका आंसर 48 जूल हो जाएगा, डी। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है तो सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा जो भी आना है ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, देख लो कितना आ रहा है। तो यहाँ से 48 प्लस 144 माइनस 160, तो 2, हाँ वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी आएगा, करेक्ट, वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी आएगा, वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी आएगा ना यार। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना होगा, नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स कितना है 2 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, देख लो एक बार कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आना है आ जाएगा। अगर रियल फोर्सेस बोला होगा, क्योंकि वर्क डन बाय 0 आ रहा है, तो ये होना चाहिए बाय ऑल फोर्सेस जो लिखा है ना, इसका मतलब 0 तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नन हो सकता है क्या, एक बार देख लीजिए, नहीं एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, हाँ वो उससे भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कर सकते हैं, वर्क डन बाय ओके क्यू है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, वो ज्यादा बेटर ऐसे मत करो, क्योंकि सब कुछ को फाइंड करके वो फोर्स फाइंड किया है, इससे ज्यादा बेटर है आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे तो पूरा रॉन्ग आ जाएगा सही में, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ज्यादा बेटर है ना। अब कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बात की बात है, के फाइनल के इनिशियल, ये तो 0 है, फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, वी कितना होगा, तो 4 सेकेंड में वी कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस 80 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू ये 2 है और ये 4 है का स्क्वायर, तो ये 64/2, तो 32 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा पेज। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस पता है आपने को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगा दिया। अच्छा कोई बताएगा कि ये वाला क्यों नहीं आया, इससे करेंगे तो क्यों नहीं आया, देखो ये जो सूडो फोर्स ऐड कर दिया था, ये सूडो फोर्स किसके रेस्पेक्ट में लगता, ये सूडो फोर्स किसके रेस्पेक्ट में लग रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, अरे वेज जो उस फ्रेम में है वही ऑब्जर्व करेगा ना ये सूडो फोर्स, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर पाओगे सूडो फोर्स, ग्राउंड से आप क्या बोलोगे कि एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो ये ग्राउंड फ्रेम से, ये किस फ्रेम से है, ग्राउंड फ्रेम से, इसीलिए 32 जूल आएगा। कॉम्प्रिहेंशन नहीं नहीं, एक बार सॉल्व कीजिए आप, कॉम्प्रिहेंशन 1 वही mgh जो है लगाना है वही लगेगा, एक बार देखो ना यार, mgh वाला टर्म क्या है, एक बार रीड कर लेता हूँ क्या है, इजी होगा, कुछ ज्यादा टफ है क्या वो, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था ये, फोर्थ ना, कौन सा क्वेश्चन हो, किधर गया यार, कॉम्प्रिहेंशन 1 भी देख लेते एक बार क्या है डाउट्स तुम्हारा। Two physicists, both of mass 50 kg, climb up identical ropes suspended from the ceiling of a
जिम्नासियम। द रोप्स आर 50 मीटर लॉन्ग। सिर्फ रीड करने से आई थिंक, रीड करोगे फिर देखोगे तो एक बार आ जाएगा आई थिंक, है ना। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन 2 देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2 दिया हुआ, a ball tied to a string of length r is given a speed v when it's hanging vertically. At some point b, during its circular motion, the string gets slack, and after that the body passes through its initial point. कैसे पास हो रही है? इनिशियल पॉइंट से पास हो रही है। ऐसा ड्रॉ कर देता हूं पहले मैं। यहां से ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास है जिसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे आएगा b है, ये इस डायरेक्शन में है, ये थीटा है, यहाँ पे स्लैक हो गया और ये ऐसा पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है स्ट्रिंग से, ऐसा दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है। थीटा क्या होगा? v की वैल्यू बतानी है और स्पीड एट पॉइंट b पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, b पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी वो भी बतानी है। तो सबसे पहले आप यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। यहां से यहां तक ये आपका r है, तो ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस r साइन थीटा हो जाएगा। ये r है, तो यहां से यहां तक इसकी स्पीड यहाँ पे v नॉट मान लेते हैं, v नॉट, है ना। तो यहां से यहां तक पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप लगाओगे तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन? जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगाइएगा तो इक्वेशन क्या लिखिएगा यहाँ पे? तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी आएगा। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी है, तो टोटल इनिशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो हाफ एम बी स्क्वायर, फाइनल कितना? हाफ एम बी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी इंटू आर प्लस आर कॉस थीटा साइन थीटा, आर प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? हाफ एम बी स्क्वायर, तो देखिए एम 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 कैंसिल कर दिया, एम 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 कैंसिल कर दिया। अब एम एम कैंसिल आउट हो गया है, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये वैल्यू जो होगी आपको, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस जी आर इंटू वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा आएगा, है ना, वन प्लस साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी आर इंटू वन प्लस साइन थीटा। टू से टू कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी आर इंटू वन प्लस साइन थीटा, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन। क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन वन। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे ना। तो अब ये बताइए, यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो हो गई थी, सॉरी, यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्लैक हो गया था, मतलब टेंशन जीरो हो गया होगा। टेंशन जीरो होगा तो इस डायरेक्शन में mg आएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, एक ही फोर्स आएगा सेंटर के टुवर्ड्स, mg cos 90 माइनस थीटा, मतलब mg sin थीटा, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर, v नॉट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा? mg sin थीटा इक्वल्स टू mv नॉट स्क्वायर बाय r। तो m से m जाएगा, तो यहाँ से v नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो गई जी आर साइन थीटा। वी नॉट स्क्वायर कितना हो गया? जी आर साइन थीटा, है ना। अब जो इसका पाथ है, इसका पाथ जो होगा ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा इसका पाथ कुछ है। तो अगर इसका पाथ ये है, इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये इस पॉइंट से तो जा रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब देखो, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो सबसे पहले एक बार
वेलोसिटी देख लीजिए, रिजॉल्व कर लेते हैं उसको। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, ये कितना कॉस, मतलब ये वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। अब यहां से अगर आप इसका फाइंड करोगे क्या, अगर आप इसका क्या फाइंड करेंगे अपन, रेंज, क्या फाइंड करेंगे, रेंज। तो रेंज जब आप फाइंड करोगे तो देखो रेंज कितना आएगा, ये यहां से पास हो रहा है ना यार, यहां से स्टार्ट किया, यहां से यहां पे पास हो रहा है, ये वाला यहां से पास हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, जब ये यहां पे पास हो रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब आप देखेंगे तो सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, आर कॉस थीटा। यहां से गया और यहां से पास हो रहा है, तो रेंज क्या लिखोगे आप, रेंज क्या होता था, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा रेंज, रेंज कितना होगा, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो रेंज इसका आएगा ये, तो रेंज कितना हो, हाँ यू एक्स टी, तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स इंटू टी, रेंज आर कॉस थीटा है ना, इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा है, यू एक्स क्या है, वी नॉट साइन थीटा, ये वाला वी नॉट साइन थीटा, तो लिख दिया मैंने वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, टी क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, बट टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये यहां से जाता और यहीं पे आता तब डायरेक्टली फाइंड कर पाते, बट ये यहां से जा रहा है और यहां पे आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो एस वाई की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे आया है, तो यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना, ये आर साइन थीटा है और ये आर है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखोगे, माइनस आर प्लस आर साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा इनटू टी, ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बात आई समझ में, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। अब टी की वैल्यू एक बार आएगी, तो टी की वैल्यू जब एक बार आपको टी की वैल्यू आ गई, तो उस टी की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो वी नॉट आ जाएगा या थीटा आ जाएगा, देख लेते एक बार, टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे पहले, तो यहाँ से टी की वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा कुछ, तो क्या आ रहा है, माइनस आर प्लस आर साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, टी की वैल्यू कितनी है, तो टी आ जाएगा आपको, आ गया है आर कॉस थीटा बाय वी नॉट साइन थीटा, आर कॉस थीटा बाय वी नॉट साइन थीटा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ कुछ तो आना चाहिए, माइनस आर प्लस आर साइन थीटा इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते अपन, तो एलसीएम से क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, वी नॉट साइन थीटा है, तो 2 v नॉट साइन थीटा और आएगा 2 v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा, रुको एक मिनट, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वी नॉट स्क्वायर कितना था यार, एक मिनट रुको, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, फिर ये वी नॉट कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, तो कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कुछ आई थी यार, वी नॉट स्क्वायर था जी आर साइन थीटा,
जी आर साइन थीटा, ये हो जाएगा जी आर मतलब जी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कुछ ज्यादा ये नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना यार अपन। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, जी से जी जाएगा। कैलकुलेशन तो सही हो रहा है ना यार, क्योंकि ये साइन रेस टू 4 आ जाएगा, वो दिखने से ही अजब लग रहा है थोड़ा। साइन स्क्वायर बाय tan स्क्वायर कॉट। क्या बोल रहे हैं, दिखने से ही थोड़ा अजब नहीं दिख रहा है ये। वी, एक मिनट, रॉन्ग रॉन्ग कर दिया। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है ना जी आर साइन थीटा, तुम लोग कुछ मत बोलो, है ना। वैल्यू गलत पुट कर दिया, आंसर ढूंढ रहा हूं मैं। 1 + sin थीटा इक्वल्स टू आर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है जी आर साइन थीटा। जी आर इस स्क्वायर की वैल्यू है, अब आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो जी आर कैंसिल होगा। अब कुछ दिख रहा है मुझे, तो फिर अब आंसर आएगा माइनस आर इंटू 1 + sin थीटा। इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से आर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो माइनस आर इंटू 1 + sin थीटा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और आर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। तो आर से आर कैंसल आउट हो गया, है ना। -1 + sin थीटा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। इसको इस साइड लाइए, तो माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा, और ये हो जाएगा साइन रेस टू कॉस माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। कैंसिल होगा क्या, बहुत कुछ कैंसिल होगा फिर। साइन क्यूब थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा। अब इसको तो सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, कॉस ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन रेस टू 4 थीटा, यहाँ से आ जाएगा -1 - साइन रेस टू 4 थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो 1/4 1/2 1/2। देखो इसका सॉल्यूशन आएगा कुछ क्या, या फिर कहीं पे कुछ इधर से उधर हो गया है, वैसा तो नहीं हुआ ना यार। हम्म, हाँ एक बार वही पुट पुट करके देखो, LHS इक्वल्स टू RHS, वही 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 काम करो। देखो कौन सा आ रहा है, एक बार चेक करो, तो चेक करो कौन सा आ रहा है वैल्यू। कैलकुलेशन तो आई थिंक सही किया है, इक्वेशन भी सही लिखा है, वी कॉस थीटा इंटू टी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वी साइन थीटा इंटू टी, सही है। तो वो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ रहा है क्या कुछ आंसर, 30 डिग्री पे आ रहा है ये। 1/4 1/2 -1/2। अरे यहाँ से थीटा आ रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, बस थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है।
तो थीटा एक बार 30 आ गया, नंबर 10। तो एक बार थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो अब फ्रॉम वेलोसिटी फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो वी स्क्वायर, ये वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, तो जी आर साइन थीटा प्लस 2gr इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर साइन थीटा साइन 30 प्लस 2gr इंटू 1 प्लस साइन 30 इज 1/2, साइन 30 लिख दो। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी gr/2 प्लस 2gr, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 तो 3/2। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 1 7। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7gr/2। तो यहाँ से वी आ जाएगा आपका √7gr/2, √7gr/2। तो सी आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर थीटा, तो ये आंसर सी आ जाएगा। स्पीड एट बी, तो फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, यही है बी पॉइंट पे स्पीड gr साइन 30। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट इज √gr/2, √gr/2। आई बात समझ में? तो यहाँ से 1 2 3 जो भी है सबका आंसर आ जाएगा। तो बस एक ही चीज क्लिक होनी थी कि जब ये यहाँ से यहाँ पे टच कर रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है तो इतना ही है, तो यही इसका रेंज होगा। और ये वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इतना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। तो उसका इक्वेशन लगा दिया तो फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3। क्या है, a chain of length L and mass m is in position as shown in figure, all surfaces are frictionless। ये ऐसा है। ये ऐसा है, ये वाली हाइट h दी हुई है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि आगे कुछ नहीं बोला क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ एंड ए। कौन सा एंड है, इसकी स्पीड बोला है उसने, ये बी है। फाइंड द स्पीड ऑफ एंड ए व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तब आपको स्पीड बतानी है। ओके, जब ये यहाँ पे आएगा तब आपको स्पीड बतानी है। टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ इसका एल है, एल जो है यहीं पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का यूज भी नहीं है यहाँ पे। टोटल लेंथ, ये ये इस चैप्टर का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे हैं, तो उसमें से एक ये भी कॉम्प्रिहेंशन है ना, सोचना पड़ेगा कुछ तो आंसर आएगा, है ना, ऐसे नहीं आएगा। तो अब ये बताओ, अगर ये वाला पार्ट सपोज इस साइड आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट डिक्रीज हो रहा होगा, बट ये पूरा पार्ट जो मूव कर रहा होगा ना, वो यहाँ पे जो mg लग रहा है ना, इसी की वजह से, क्योंकि ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो mg वाला टर्म है, mg वाला टर्म नॉर्मल वाला टर्म, तो mg को नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, mg को नॉर्मल बैलेंस करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सेंटर ऑफ मास में भी आएगा, उसको वेरिएबल मास सिस्टम बोलेंगे, देखेंगे वहां पे अलग आएगा क्वेश्चन, इस टाइप का आएगा, यही डिट्टो नहीं आएगा। तो देखो अभी आप जैसे जैसे मास इस साइड आएगा, तो यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, इसी फोर्स की वजह से इसका मूवमेंट हो रहा होगा, इस पूरे पार्ट का मूवमेंट इसी की वजह से हो रहा होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये इसका एक्स पार्ट इस साइड गया, तो ये वाला पार्ट कितना रहा होगा, L माइनस एक्स, L माइनस एच माइनस एक्स, L माइनस एच माइनस एक्स, इतना पार्ट रहा होगा ये, है ना। देखेंगे एक बार, ये L माइनस एच माइनस एक्स रहा होगा। अगर इतने पार्ट का आप मास फाइंड करोगे,
इतने पार्ट का मास। तो देखो टोटल लेंथ एल है तो मास क्या है एम। टोटल लेंथ एल है तो मास क्या है एम। लेंथ अगर 1 यूनिट होगा तो मास क्या होगा एम बाई एल। इसी को लैम्डा बोलते थे, याद है कुछ बताया ये। तो अगर यहाँ पे लेंथ एच है तो इसका मास क्या होगा एम बाई एल। एम बाई एल ज्यादा बेटर है कि इसी को एक्स मान ले। ये वाला पार्ट किसी भी इंस्टेंट पे एक्स, उसे सॉल्व करना थोड़ा सिंपल दिखेगा मुझे। इसी को मैं एक्स मान लेता हूँ, इतना पार्ट एक्स जो पार्ट होगा इस साइड आया होगा। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई, मतलब जब लेंथ एल होगा तो मास कितना आ जाएगा एम बाई एल इंटू एच। तो ये इस पार्ट का मास है, इतने का मास जो है ये एम डैश है, एम डैश, और इस एम डैश की वैल्यू है एम बाई एल इंटू एच। तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा एम डैश जी, जिसकी वजह से ये पूरा मूव कर रहा होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी एम बाई एल इंटू एच इंटू जी, है ना, एम बाई एल इंटू एच इंटू जी। तो एम बाई एल इंटू एच इंटू जी, तो ये जो पार्ट रहा होगा उस पूरे मास को ये कर रहा होगा, है ना। इस पूरे को एक्स मान ले क्या, इस पूरे को, हाँ पूरे मास को ये क्या कर रहा होगा, ये जो वेट मतलब जो mg लग रहा है, इसी mg की वजह से पूरे का मोशन हो रहा है, तो इस पूरे को मान लेता हूँ एक्स, इसको भी नहीं मानेंगे, पूरे को ही अज्यूम कर लेते हैं। तो शायद कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाना चाहिए, देख लेते हैं क्या आएगा। तो m बाई एल इंटू एक्स, तो इस f को क्या लिखोगे आप, इतने पार्ट का जो मास है उसको मैं m नॉट बोल देता हूँ, m नॉट इंटू ए, पूरे को यही पुल कर रहा है। तो इस m नॉट की जो वैल्यू है तो वो है m बाई एल इंटू एक्स, m बाई एल इंटू एक्स, है ना। इतने पार्ट का ये पूरा पार्ट को, इस पूरे पार्ट को पुल कर रहा है, तो इसका मास कितना होगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए इक्वल्स टू m बाई एल इंटू एच इंटू जी। तो यहाँ से m बाई एल वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो a को आप क्या लिखेंगे, a हो जाएगा जी एच बाई एक्स। तो a किसका फंक्शन हो गया, एक्सेलरेशन, हेयर एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, v dv बाई डी एक्स, जी एच बाई एक्स, जी एच बाई एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, v dv इक्वल्स टू जी एच बाय डी एक्स बाय एक्स हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो देखिए पहले x की वैल्यू कितनी थी, पहले इनिशियली x की वैल्यू कितनी थी, तो ये पूरा x पहले कितना था l, तो इनिशियली x की वैल्यू थी l। अभी इस x की वैल्यू कितनी है ना। तो अब जब ये वाला एंड यहां पे आ जाएगा तो x सिर्फ इतना बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी h, x की वैल्यू क्या हो जाएगी h, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी h। एक मिनट, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ समझो, ये नेगेटिव भी बता रहा हूँ, समझ लीजिए एक बार। पहले क्या था, मैंने किसको क्या एज्यूम किया वो समझ लीजिए। ये ऐसा है, इसी डिस्टेंस को मैं मान रहा हूं x, इसी को मान रहा हूं, यहां से यहां तक को मान रहा हूं मैं x। तो इनिशियली x की वैल्यू कितनी रही होगी, तो l रही होगी। इनिशियली x की वैल्यू कितनी रही होगी l। जब ये वाला एंड यहां पे आएगा तो ये वाला कुछ पोर्शन इस साइड जाएगा, तो अभी x कितना बचेगा, इतना ही बचेगा ना यार x, क्योंकि ये वाला एंड तो यहां पे आ गया। तो अभी x ये बचा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है h। तो इनिशियली x की वैल्यू कितनी है l है, वहां पे वेलोसिटी 0 है। फिर जब x की वैल्यू h होगी तो वहां पे वेलोसिटी v होगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। कोई बताएगा कि यहाँ पे नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने माइनस क्यों लिखा, v इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। वी डी वी बाई डी एक्स होता, बट मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ से a की वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, v
माइनस डीवी बाई डी एक्स। अब ये बताओ कि जैसे जैसे ये इस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, मतलब ये मूव कर रहा है, पहले इसकी स्पीड 0 थी इस पॉइंट की, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी, तो ये स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है। बट जैसे जैसे ये इस साइड आएगा, ये वाले एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इस वाले एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये वाला टर्म डिक्रीज हो रहा है, मतलब पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कुछ आई बात समझ में? अरे ये वाला x जब ये इस साइड आ रहा है, तो x यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो x डिक्रीज हो रहा है ना यार, बट वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू को लिखेंगे माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। काइनेमेटिक्स भूल गए ना तुम? बताया था नेगेटिव पॉजिटिव कब लिखना है, ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस। नहीं आएगा, रिवाइज नहीं होगा तो नहीं आएगा, रिवाइज नहीं होगा तो नहीं आएगा। देखो एक बार फिर से, अरे क्या बोल रहे हो, समझो समझो एक बार, ये बताओ, तुम a को लिखते हो dv बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, ये कब होता है a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, जब इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम, जब v इंक्रीज हो रहा होगा तब होता है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब लिखते हैं डीवी बाई डी टी। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में लिखते हैं माइनस डीवी बाई डी टी। याद है कुछ? अरे वेलोसिटी डिक्रीज होती थी तो माइनस डीवी बाई डी टी लिखते थे अपन। अब यहां से समझो, ये चेन है, ये ऐसा है ना? अब किसी को लग रहा है सर नॉर्मल, ये वाला चेन इस साइड आ रहा है, ये वाला चेन इस साइड जाएगा, यहाँ पे थोड़ी आएगा, यहाँ पे रहता तब ना इसके एमजी को नॉर्मल बैलेंस कर लेता। खुद से समझो ना, ये पार्ट पहले इतना था, ऐसा था, ये पूरा एल है, ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसका एमजी इसको पुल कर रहा होगा, इसी एमजी, यही एमजी इसको पुल कर रहा होगा, इसी की वजह से ये मूव कर रहा है, नहीं तो इसके एमजी को तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, इसके एमजी को, इसके एमजी को नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, इसके एमजी को नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, लेकिन इस एमजी को कौन बैलेंस करेगा? आई बात समझ में? तो यही इसी एमजी की वजह से ये पूरा चेन मूव कर रहा है, ये पूरा चेन मूव कर रहा है, वरना मूव नहीं करता। अब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लिया अपन ने, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मान लिया एक्स, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। तो एक्स एज्यूम कर लिया है, तो पहले इस एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स इनिशियल कितना है, एल। बट जब ये चेन यहां पे ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ गया है, ये ऐसा आ गया, तो यही है ना आपका एक्स, एक्स तो यही होगा ना सिर्फ अभी, तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स फाइनल क्या है, एच। मतलब अगर ए को मैं वी डी वी बाई डी एक्स लिखूं, तो वेलोसिटी, क्योंकि यहां से जब ये यहाँ पे आ रहा तो पहले वेलोसिटी 0 थी, अभी कुछ वेलोसिटी आ गई, मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला टर्म इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डीवी, डीवी क्या होता है, स्मॉल चेंज, तो ये पॉजिटिव है। बट डीएक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डीएक्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन एक्स या वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो डिक्रीज हो रहा है तो चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिक्रीज हो रहा है तो चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव, मतलब ए को क्या लिखोगे, माइनस वी डीवी बाई डी एक्स, माइनस वी डीवी बाई डी एक्स। तो वहां से क्या आया आपका एक्सप्रेशन, माइनस वी डीवी, जीरो टू वी स्क्वायर, जीरो टू वी, और ये हो जाएगा जी एच डी एक्स अपॉन एक्स, एल टू एच, एक्स इनिशियल कितना है एल, एक्स फाइनल कितना है एच, ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई टू, जीरो टू वी, ये हो जाएगा जी एच, ये हो जाएगा लॉन एक्स, ये एल है और ये एच। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, टू इस साइड दे दो, तो टू जी एच, यहाँ से आ जाएगा लॉन एच माइनस लॉन एल, माइनस को यहाँ पे लाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई आपको, तो वी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू जी एच ही था ना यार, लॉन
एच माइनस लॉन एल, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh लॉन एल माइनस लॉन एच, तो लॉन ए माइनस लॉन बी लॉन ए बाई बी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 2gh लॉन एल बाई एच, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट 2gh लॉन एल बाई एच, ये आ जाएगा। आई बात समझ में कुछ? किसकी वजह से मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लो क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन, कौन सा है 14th, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन बिफोर एंड ए रीचेस पॉइंट बी। अब देखो ये चेन यहाँ पे है, अभी ये पूरा पॉइंट यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है, तो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट एक्स रहा होगा, ये वाला पार्ट अभी एक्स रहा होगा क्योंकि ये पूरा एंड यहाँ पे नहीं आया, तब आपको बताना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अब फिर से स्टार्ट करो, क्या वी डी वी इतना आ रहा था अपना माइनस, ये क्या आ रहा था जी एच इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब देखो x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू h थी तो ये 0 था, किसी भी जब x की वैल्यू x होगी तो वहां पे वेलोसिटी v हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस फिर से v स्क्वायर बाई 2 0 टू v, ये हो जाएगा जी एच लॉन x, ये हो जाएगा x और l, तो यहाँ से माइनस वी स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा जी एच लॉन x माइनस लॉन l, माइनस को इस साइड लाइए तो वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एच लॉन एल बाई एक्स हो जाएगा, लॉन एल बाई एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक मिनट कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने, एक्स है एच है, नहीं शायद यही हो, तो वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, जी एच इंटू लॉन एल माई, ये एक्स क्यों लिखा, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन बिफोर एंड ए रीचेस पॉइंट बी, ये वाला एंड यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, पहले ही है यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एच नहीं होगी, कहीं यहाँ पे भी रहेगा तो एक्स ही रहेगा, वो तो एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा हाफ एम जी एच इंटू लॉन एल बाई एक्स, एल बाई एक्स। एक मिनट, ये जो मास होगा एक्स पार्ट का मास होगा, है ना, तो हाफ ये कितना हो जाएगा, एम नॉट बोल दीजिए, तो एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स पार्ट का मास है, तो एक्स पार्ट का मास कितना हो जाएगा, तो एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी एच लॉन एल माइनस एक्स, तो यहां से एम जी एच बाई 2l ये हो जाएगा x लॉन l बाई एक्स। अब ये बताओ इसी को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो डी के ई बाई डी एक्स, तो यहां से ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये u इंटू वी का फॉर्म हो गया, तो इसको कांस्टेंट रख दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी लॉन एल बाई एक्स, माइनस इसको कांस्टेंट रख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये वाला टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव 0, इसको इस साइड लाइएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये कितना आ जाएगा लॉन l बाई एक्स है, तो यहाँ पे समथिंग क्या है l बाई एक्स, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, l बाई एक्स है तो डी एल बाई एक्स इंटू डी एल बाई एक्स बाई डी एक्स माइनस लॉन एल बाई एक्स इंटू 1, ऐसा आ जाएगा। इस वाले टर्म को इस साइड लाइए तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या x, ये वाली वैल्यू हो जाएगी l 1 अपॉन एल बाई एक्स, 1 बाई, अरे लॉन एक्स होता है तो 1 बाई एक्स होता है ना, लॉन समथिंग तो 1 बाई समथिंग तो 1 बाई दिस, अब ये l कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, और ये हो जाएगा डी एक्स रेस टू माइनस 1 बाई डी एक्स माइनस लॉन एल बाई एक्स, ये आ गया, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो 0 इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू एल, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस होगा ना ये यार, तो x रेज टू -2 हो जाएगा और ये प्लस लॉन l बाई एक्स, तो ये वाला टर्म जो होगा 0, ये एल से एल कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉन l बाई एक्स, इसको इस साइड लाइए, तो ये वाला टर्म -1 है तो इस साइड आएगा तो 1 हो जाएगा लॉन l बाई एक्स, तो लॉन l बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। अब यहां से नहीं तो कोई मैसेज आया था इसलिए हो सकता है, तो अब यहां से लॉन हटाएंगे तो e रेज टू 1 हो जाएगा इक्वल्स टू l बाई एक्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी l बाई ई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी l बाई ई। तो अब काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन ये आ रहा है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए l बाई ई और लॉन l बाई एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, लॉन l बाई एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 1, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा था mgh/2l x ln l बाई एक्स, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ रहा है mgh/2l, x की वैल्यू कितनी है तो x इक्वल्स टू l बाई ई और ये वाली वैल्यू कितनी है 1, तो l से l जाएगा तो के मैक्स कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी mgh/2e। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना पड़े, mgh/2e, पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, फिर x के टर्म्स में फाइंड किया, फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, तो वहां से x की वैल्यू आई और लॉन l बाय x की वैल्यू आई, उसको पुट कर दिया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। आ रही बात समझ में? 15th, find energy lost as heat before end A reaches B, मतलब एंड ए पे जितनी एनर्जी होगी एंड बी पे देख लेंगे उसके पास कितनी एनर्जी होगी, एंड बी पे हो जाएगा क्या ये वाला, एक बार 15th ट्राई करोगे खुद से। 15th, इसका मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी, हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस ये हो जाएगा टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी एक को रेफरेंस मानकर सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, इसी को रेफरेंस मान लीजिए या इसी को रेफरेंस मान लीजिए, मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ, किसी एक को मान लीजिए, इसको मानना है तो कोई इसी को रेफरेंस मान ले, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका जो मास है वो m/lh है, तो इसके मास को आप कहाँ पे रखोगे, सेंटर पे, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा h/2, इसका मास कितना होगा m/l इंटू ये वाला डिस्टेंस l-x, इसका मास यहीं पे रहेगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो m/lh, ये तो मास हो गया g इंटू h/2 mgh, तो m g और सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा तो h/2 और इसकी, तो ये तो यहीं पे है, पूरा मास इसी पे है, तो ये हो जाएगा m/l इंटू l-h इंटू g इंटू h, तो यहां से u इनिशियल कितना है, तो mgh/2l प्लस mgh इंटू l-l/l, इतनी इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इतनी इसकी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फाइनल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो यहां से ये जब ये यहां पे आया है तो ये ऐसा हो जाएगा, बाकी सब ये इस पे आ गया है, इसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं इतने पार्ट की,
तो अभी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इसका आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मास m/l इंटू एच, है ना, और ये वाला डिस्टेंस h/2। तो फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो m/l इंटू एच इंटू जी इंटू h/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m, इसी का आएगा, यही मूव कर रहा है, तो m/l इंटू एच, ये मास हो जाएगा हाफ mv²। v फाइंड किया है पहले, v पहले फाइंड किया हुआ है, तो m/mgh² प्लस हाफ mh/l, v² कितना फाइंड किया था, 2gh ln l/h। तो हीट लॉस्ट कितना हो गया, हीट लॉस्ट टोटल इनिशियल एनर्जी माइनस टोटल फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो mg यही है टोटल इनिशियल एनर्जी, है ना, ui प्लस के आई, ये वाला टर्म तो जीरो है, तो ये ui के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, mgh²/2l प्लस mgh इंटू l माइनस h/l माइनस दिस mgh²/2l माइनस, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा mgh²/l इंटू ln l/h, ये वाला टर्म जाएगा। तो यहां से आप mgh/l बाहर ले लीजिए, तो ये यहां से क्या आएगा, l माइनस h माइनस ln h², h है तो h ln l/h, कुछ ऐसा आएगा हीट लॉस्ट। इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 3, ये सब क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में होने चाहिए। तो जब इसको नोट करना तो क्लास नोट, जो तुम्हारा नोटबुक होगा ना, उसमें नोट करना, रफ बुक में नोट मत करना। ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, कौन पार्ट इसको मूव करा रहा है, कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा, कहाँ क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन हो, सब कुछ देखना पड़ेगा। एक बार फिर से खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कॉम्प्रिहेंशन कौन सा था, 2 और 3, खुद से सॉल्व कीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या है इसमें, कॉम्प्रिहेंशन 4, ये सब नहीं है ना, ये सब तो नहीं है, और भी कुछ है क्या इसमें डाउट, एक्सरसाइज 3 में और भी कोई डाउट है, अरे हाँ या ना। एक्सरसाइज 4, अभी है 10 मिनट्स, देख लेते हैं एक्सरसाइज 4। एक मिनट, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 12, 7th 15th तक बोलो कितना डाउट है, 15th है ना, 15 तक ही देखते हैं, 15 तक भी तो ज्यादा ही हो जाएगा आई थिंक, 13th 11th, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन और लास्ट का जो कॉम्प्रिहेंशन 2 और 3 है, 2 और 3 को तो क्लास नोट्स में होना चाहिए, एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन भी क्लास नोट्स में, क्वेश्चन के साथ नोट करना, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर दिस सॉल्यूशन ये, वो नहीं, क्वेश्चन के साथ, कि जब रिवाइज करना पड़े तो आपको जो है ना बुकलेट नहीं देखना है, क्लास नोट्स भी देखा तो आ जाएगा, तो वैसा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यार क्या है। सेवन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill as shown in the figure by a force F, at which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is h. Okay, the length of its base is l and the coefficient of friction is mu. तो इस फोर्स का वर्क डन फाइंड करना है ना, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स,
find the work done by this force. ऐसा है, find the work done by this force. टोटल वर्क डन तो पूछा नहीं है उसने. फ्रिक्शन भी नहीं पूछा है वर्क डन, तो फ्रिक्शन नहीं पूछा है तो म्यू का यूज होगा क्या? बाय फोर्स एट विच इट इज डायरेक्टेड. ये ऐसा फोर्स लग रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी है, एल है, और ये वाली वैल्यू एच है. अच्छा, एफ इक्वल टू म्यू भी नहीं दिया हुआ है. एफ इक्वल्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं गिवन है. फाइंड the work performed by this force if the height is h. क्योंकि ये फोर्स का वर्क डन चाहिए, देख लेते हैं अपन. तो ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आप डिस्प्लेसमेंट डीएस मान लीजिए. डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, डीएस. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट डीएस अज्यूम किया है, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला जो टर्म होगा ये आपका dx हो जाएगा. एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ds cos थीटा हो जाएगा, और y डायरेक्शन को आप क्या लिखोगे, ds sin थीटा. ds sin थीटा है ना. ds sin थीटा म्यू के टर्म्स में आंसर नहीं है ना यार, क्योंकि म्यू के टर्म्स में फाइंड करना, तो फोर्स अगर एफ के टर्म्स में होगा तो समझ में आ रही है बात. एक मिनट रुको, क्योंकि आ जाएगा. पहले मैं फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड कर लेता हूँ, रुको एक मिनट, है ना. तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा ये ds के अलोंग लग रहा है, तो f ds साइन थीटा, f साइन थीटा, f cos थीटा. फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी हमेशा, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल आप कंसिडर कर रहे हो, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे थीटा एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला नॉर्मल आ जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन. तो म्यू mg cos थीटा आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट पे. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर देखेंगे, पहले फ्रिक्शन का वर्क डन मैं देखता हूँ. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस आ जाना चाहिए ना, और नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव होगा. हम्म देखो यहाँ से, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा एफ डी एस कॉस थीटा, एफ डी एस कॉस थीटा. तो यहाँ से डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, डी एस कॉस थीटा जो वाला जो टर्म है, ना 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 एक मिनट, ये सेम डायरेक्शन में है ना, डी एस कॉस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि एफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट आ जाएगा. इसको हटा दीजिए, पहले आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, एफ डी एस हो जाएगा. तो माइनस एफ की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, है ना. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस. अब देखो डी एस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स. डी एस कॉस थीटा इज नथिंग बट डी एक्स, है ना. तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी डी एक्स.
अब ये कहां से कहा गया है, यहां से यहां गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, जब ये यहाँ पे आएगा तो वहां पे x की वैल्यू l हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी l, तो 0 to l, तो माइनस म्यू एम जी एक्स हो जाएगा, तो 0 to l, तो ये वाली वैल्यू माइनस म्यू एम जी एल हो जाएगी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, तो ये आ गया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, तो ये आ गया है। तो अपने को पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक मिनट कुछ पेजेस लेने पड़ेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से स्लोली मूव कर रहा है, मतलब कोई स्पीड उसकी नहीं है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड सेम है, वैसा समझ लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कितना मूव किया, तो h, तो माइनस एम जी एच, इसका कितना आया, तो म्यू एम जी एल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वाली जो वैल्यू है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हो जाएगा आपका एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस एम जी इंटू एच प्लस म्यू एल, ये आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर ये आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेता हूँ, 1-2 मिनट में होगा तो सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11th है ना, क्वेश्चन नंबर 11th हो जाएगा आई थिंक, प्रीवियस पेज देख लीजिए एक बार। ये जो ds cos थीटा है वही वैल्यू dx है, तो इसके बदले dx लिख दो, x कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 to l, 0 to l। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, 11th हो जाएगा, अभी 11th कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से क्या होगा, क्या क्या होगा कि जैसे 11th कर लिया तो नेक्स्ट में 15th क्वेश्चन तक या 20th, फिर 30th, वैसा करके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे। तो उधर सेंटर ऑफ मास भी होगा, इधर ये वाला डिस्कशन जो बचा हुआ एक्सरसाइज 4 का कुछ क्वेश्चंस वो भी डिस्कस हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है इसीलिए इसको डिस्कस करना ही है, बट खुद से भी ट्राई करते रहिए। ए है, ये बी है। क्वेश्चन में क्या बोला, इन द फिगर ब्लॉक ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ for the block B of mass m to leave a contact with the ground at some stage, what should be the minimum mass of block A? इसका minimum mass क्या होगा, तो ma बोल देते हैं, इसका mass m। अब ये बताओ, ये यहाँ पे इसका कांटेक्ट जो है वो ब्रेक होगा, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट ब्रेक होगा, तो कांटेक्ट कब ब्रेक होगा, जब इस ये mg है, मान लेते कि इसमें एक्सटेंशन x का आ गया है, तो यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा kx, जब kx की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, मतलब उस इंस्टेंट पे ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं kx की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg। बट अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है ना, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है, अभी भी इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक बी इज 0, वेलोसिटी ऑफ एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इज 0, तो यहाँ पे kx की वैल्यू mg की इक्वल हो जाएगी, तो x कितना हो जाएगा, तो mg बाई k हो गया। अब इसको रिलीज किया था, इसको रिलीज किया, तो ये पहले यहाँ पे था, अभी x डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया होगा, x डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया होगा, ये ब्लॉक यहीं पे, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो अभी क्या फाइंड करना है, मिनिमम मास ऑफ ब्लॉक ए, इसका मास फाइंड करना है। x की वैल्यू लिफ्ट करेगा तो इतना हो जाएगा,
कंजर्वेशन से हो पाएगा क्या? मान लो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो कितना ग्रेविटी वर्क करेगा? MA G X, है ना। स्प्रिंग फोर्स कितना किया है? हाफ KX² इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है, तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अगर और भी वेलोसिटी होगी इसकी, अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, बट इसको मूव नहीं कराना है, जस्ट लिफ्ट कराना है। वेलोसिटी 0 होगी तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके क्या हो जानी चाहिए? 0। तो 0 कर दिया, तो mgx इक्वल्स टू हाफ KX²। तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो mag इक्वल्स टू हाफ kx की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? kx इक्वल्स टू mg, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी mg। तो g से g कैंसिल आउट हो गया, तो मास ऑफ ब्लॉक A इज m/2। मास ऑफ ब्लॉक A इज m/2। आई बात समझ में? तो ब्लॉक ए का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा। जस्ट लिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो mg होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। नॉर्मल 0 हो जाएगा, नॉर्मल 0 हो जाएगा। बट जस्ट लिफ्ट कर रहा है मतलब वेलोसिटी 0 होगी, इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी होगी तो ये इसको, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी तो सिर्फ लिफ्ट नहीं करेगा, इसको एक्सेलरेट भी करा देगा वो, है ना। और आपको इसका मास क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से m इक्वल्स टू m/2, m इक्वल्स टू m/2। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे देखेंगे, बट पहले सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे अपन, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, है ना। क्लियर है?